नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन वीडियो के अंदर, जिसमें हम एमसीक्यूज बेस जो आज सुबह जो न्यूज़ थी उसका क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। आज ये वीडियो है 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर है, क्योंकि कल जो वीडियो थी वो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज दोनों ही वीडियो को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ साथ अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमारी जो पहली न्यूज़ है, क्योंकि हम आज पहले 14 तारीख के जो न्यूज़ है वह सारी कंप्लीट करेंगे, फिर जो आगे हम उसको 13 तारीख वाली के रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो पहली जो हमारी न्यूज़ है जिसमें क्या है, जो आईएमएफ ने जो भारत की जो केसलेस जो ट्रांजैक्शन है उसकी क्या की है, सराहना की है। ठीक है, तो आईएमएफ ने कहा है भी जो भारत ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम चलाई थी, जिसकी वजह से जो लोगों का कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को कम करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो कहा है भी जो मोदी जी की प्रशंसा की है, और विश्व बैंक के बाद आईएमएफ ने भी इसकी क्या की है, प्रशंसा की है। ठीक है, इसमें कहा गया है भी वर्ष 2013 से अब तक लगभग 24.8 लाख करोड़ रुपए का अधिक गरीबों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कितनी अधिक राशि हमने ट्रांसफ़र कर दी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार में निम्नीकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल विनिमय, निम्न में से कौन कौन से लाभ प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को हो सकते हैं। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो हम महिला सशक्तिकरण भी हो सकता है, क्योंकि जो सीधा अगर महिलाओं के खाते में पैसा जाता है तो उनसे क्या होगा, उनका विकास होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार को भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ लोगों को एक साथ बैंक, क्योंकि जो पैसा भेजा जाएगा उनके बैंक के खातों में भेजा जाएगा, और अगर कोई इंसान बैंक के आता है तो उसका वित्तीय क्या होता है, समावेशन होता है। साथ ही साथ डिजिटल विनिमय दर भी बढ़ा है इसके वजह से। यानी डायरेक्ट हम जैसे ज़्यादातर खाते के अंदर ही कार्य होते हैं, तो ये सारे के सारे कार्य कौन से हैं, हमें इससे जो डेबिटी है उससे क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो पूछा है सही कथन, तो चारों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगली जो न्यूज़ है वह क्या है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका थी उस पर एक बात कही थी, जिसमें कहा गया भी जो ऑनलाइन हम जो सामग्रियां होती है या जो वेब सीरीज होती है उस पर किस प्रकार की समिति बनाई जा सकती है। तो इसके बारे में कहा, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास जो पहले ही क्या है, एक है वह हमारे पास है, यानी इसके प्रति कानून है, तो उसके प्रति अगर किसी प्रकार का आपत्ति होती है तो आप कानून के तहत क्या कर सकते हैं, यानी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अभी ऑनलाइन सामग्री का प्रकाशन भारतीय नागरिक के किस मूल अधिकार को समाहित करता है। ठीक है, तो यानी क्या क्या करते हैं, जो ऑनलाइन सामग्री हम प्रकाशन करते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर करते हैं, चाहे फेसबुक पे करते हैं, या ट्विटर पर भी ये साझा करते हैं, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपको सामग्री साझा करने की क्या कर देता है, अनुमति देता है। तो वह कौन सा संविधान है, वह है हमारा अनुच्छेद 19। ठीक है, जिसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ है वह क्या कहता है, अभी तो सीमित संसाधनों के सामने पहाड़ों जैसी खाद्य सुरक्षा की जरूरत है। यानी हमारे पास संसाधन है वह सीमित मात्रा में है, और जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वह पहाड़ के समान एक महाकाव्य, यानी जो हमारी जो ज़रूरतें हैं महाकाव्य यानी पहाड़ के समान है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया है भी जो जो असीमित संसाधनों के बूते जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका पूरा करने के लिए हमें कहीं न कहीं जो वैज्ञानिक सिफारिशों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यानी कहीं न कहीं वैज्ञानिक आवश्यकता की, और ये बात किसी के अंदर के जो ये कही गई है लैब, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था भी लैब टू लैंड, यानी जो बीज है या जिसका हम क्या करते हैं भी जो लैब के अंदर जिसके साथ प्रशिक्षण किया जाता है, और उसको जब तक यानी खेतों तक नहीं पहुंचाएंगे उनका यानी इसके कहते हैं वास्तविक हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है भी हमें क्या है भी, तो यानी हमें हमें गुलगुले से तो परहेज है, मगर हमें गुड़ खाते हैं। तो यानी हम जो जीन एडिटिंग के जो फसलें हैं उसका हम बहुत ही भारी मात्रा में क्या करते हैं, आयात तो करते हैं, मगर विदेश में हम जीन जो हमारी जो देश के अंदर क्या करते हैं, वो जीन एडिटिंग से संबंधित जो फसलें हैं उसका क्या करते हैं, हमें प्रतिबंध लगाते हैं। यानी जो ये इसमें कह सकते हैं दर्जनों ऐसी फसलें हैं जो कि इसकी जो अनुमति का इंतजार कर रही है। साथ ही साथ इसके अंदर आगे बताया गया भी वर्ष 2002 के अंदर जो बीटी कपास थी या जो आनुवांशिक जो कपास थी उसको पर यानी अनुमति दी गई थी, और जिसके परिणाम आज वर्तमान में क्या है, हमारे सामने है। यानी जहां भारत जो कहीं ना कहीं जो कपास का बहुत बड़ा आयातक था, तो अभी क्या होता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास का क्या हो गया, निर्यातक बन गया है। तो ये सारी की सारी बात इस न्यूज़ में कही गई थी। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जीन एडिटिंग तकनीक से भ्रूण अवस्था को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्णतः जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं होती। यानी आप भ्रूण करके उसको रोगों के प्रति सक्षम बना सकते हैं, या रोगों के प्रति वह लड़ सके, या किसी बीमारी को आप उसमें से निकाल सकते हैं, मगर आप पूर्णतः उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, जीन एडिटिंग के माध्यम से रोगों के अनुवांशिक संक्रमण को भी रोका जा सकता है। हाँ, तो ये तो दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, उसको भी हम जीन एडिटिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो पूछा गया है हमसे सही कोड, तो कौन सा है, केवल और केवल बी। ठीक है, अगली ये जो न्यूज़ थी ये कल द हिंदू के अंदर आई थी, तो आज ये न्यूज़ किसके अंदर, दैनिक जागरण के अंदर आई है। ठीक है, लगभग दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वह हम अलग से स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, मगर जो कॉमन न्यूज़ होती है उसका हम दैनिक जागरण का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं, तो हमें हिंदी मीडियम की जो न्यूज़ होंगी हम उसको ज़्यादा क्या करते हैं, प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो क्या है, अभी तमिलनाडु के अंदर हमें जो एक जो ये है, इसको कह सकते हैं जो पतला एक प्रकार का, ये कौन सा है, जो लॉरेंस है, जो हमें जो लॉरेंस मिला है, कहाँ मिला है, तमिलनाडु के अंदर हमें मिला है। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी एक तो विशेषता ये क्या करता है, जो अपना अधिकतर जो अपना जीवन है वह पेड़ों पर ही बिताता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है भी, जो पेड़ों से इसमें चढ़ने की और जो उतरने की गति है वो बहुत ही मंद होती है। ठीक है, तो ये इसके एक विशेषता है, और यही चीज़ें लगभग इसके अंदर बताया गया है। साथ ही साथ इसका जो आयुष्मान के इसके अंदर इंडेंजर्ड के अंदर रखा गया है, यानी लुप्त प्राय प्राणी के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लॉरेंस प्रजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल लॉरेंस प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो लाल जो प्रजाति है वह कहाँ पर, श्रीलंका में पाई जाती है, जबकि जो ग्रे प्रकार की जो ग्रे और जो है वह कहाँ पर पाई जाती है, वह श्रीलंका और भारत दोनों में पाई जाती है, मगर जो लाल लॉरेंस की प्रजाति है वह केवल और केवल कहाँ पर, श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ लॉरेंस प्रजाति लुप्त प्राय सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये हमने देख लिया था, वह लुप्त प्राय सूची के अंदर IUCN ने इसको इंडेंजर स्थिति के अंदर रखा है। ठीक है, अगला कहता है भी लॉरेंस की यह विशेषता है कि वह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर व्यतीत करता है, तो ये हमने देख ही लिया था, जो कि हम इसमें दे रखा था। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कोड, तो सही कौन से, 2 और 3 है, तो आंसर हो गया हमारा इसके अंदर बी। ठीक, क्या कहता है, जो पतरा लॉरेंस जिसको को भारत में और श्रीलंका में मूल निवासी लॉरेंस प्रजाति का ही एक प्रजाति है। ठीक है, जीन्स में 2 प्रजातियां शामिल है, कौन कौन सी, जो श्रीलंका में पाए जाने वाली कौन सा, लाल पतला लॉरेंस, और श्रीलंका और भारत में पाए जाने वाला कौन सा, लाल यानी ग्रे पतला लॉरेंस। पतले लॉरेंस अपने अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं, और धीमी गति से और सटीक गति के साथ शाखाओं का शीर्ष पर यात्रा करते हैं, यानी शाखाओं के शीर्ष पर जाते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों, झाड़ीदार जंगलों, अर्धपर्णपाती जंगलों और दलदलों में पाए जाते हैं। इसमें प्राइमेट का भी जीवन काल लगभग कितना होता है, 15 वर्षों का होता है, और ये निशाचर भी होते हैं। पतले लॉरेंस आमतौर पर कीड़े, सिर्फ सांप की, जिसको बोलते हैं सांप की सुंडिंग, या जिसको हमें नॉर्मल कहते हैं जो अपनी खाल जो सांप उतारता है, या जो फसलों के कीड़े, वह दुबले लॉरेंस सबसे जो जीवधारी प्राइमेट में के एक है, यानी कहीं न कहीं जो ये जो जीव है वह क्या है, मांसाहारी जीव है। और जो लाल पतरा लॉरेंस केवल जानवरों का शिकार खाते हैं, ये भी क्या है, केवल और केवल ये क्या है, ये जो ग्रे वाले हैं वह क्या करते हैं, भी कहीं न कहीं जो पौधे हैं उनको भी भोजन करते हैं, मगर जो लाल है वह केवल और केवल क्या करते हैं, मांसाहारी है, यानी वह केवल शिकार ही खाते हैं। जबकि जो ग्रे ये हमने देख लिया, भी मांसाहारी के साथ साथ वह शाकाहारी भी है, कीड़े भी खाते हैं, लेकिन पक्षी के अंडे व ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको प्राकृतिक संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के लुप्त प्राय प्रजाति के अंदर इसको रखा गया है। ठीक, अगले जो क्वेश्चन जो न्यूज़ है हमारी वह है भी AI के इस्तेमाल की सीमा तय करेगी तैयारी। यानी ये न्यूज़ ऐसी थी, जो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण थी उसने कहा था, जो जिस प्रकार से जो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दिनों दिन क्या होगी, भी हमारे जो जीवन शैली है उसके साथ क्या करती जाएगी, हमारा विकास करती जाएगी, यानी अब एक तक क्या मेल खाती जाएगी। ठीक है, तो हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। वर्तमान में हम देखते हैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, भी जो हमारी जो मानसिकता होती है या हमारी जो निजी जो हमारी डेटा होता है उसको संरक्षित करती है, और उसके आधार पर वह क्या करती है, निर्णय लेती है। जैसे हम देखते हैं भी आज हम कोई भी एक प्रोडक्ट का सर्च करते हैं, और हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें उसी प्रोडक्ट के विज्ञापन दिखाई जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो हम कह सकते हैं भी जो सोचने की कौशल क्षमता है उसको तो कम करती है, मगर साथ ही साथ ये हमें कहें जो आकर्षक विज्ञापन दिखाकर हमारी सहायता भी करती है। ठीक है,
बस यही चीज़ इसके अंदर कहा भी, जो एयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके लिए निजता हमारी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर भारतीय जो दूरसंचार जो ट्राई है हमारी, जो नियामक प्राधिकरण को माने तो जीवन के हर फील्ड में एआई को तेजी से इस्तेमाल होने वाला है। यानी इसने कहा भी जीवन के हर फील्ड के अंदर एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे भी वर्तमान में जो हमें विद्युत को बचाने के लिए ऐसे निर्णय लिए जाए भी, सुबह जब 6 बजते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारे घर की लाइटें हैं वो बंद हो जाए। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ऑटोमेटिक लिए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन शैली के लगभग सभी पहलुओं के साथ ये क्या करेंगे, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालीन सदस्य और 2 अंशकालीन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी अध्यक्ष और इनकी नियुक्ति कौन करती है, भारत सरकार करती है। जबकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी उलझाया जा सकता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या राज्यपाल द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है या एटॉमिक जनरल द्वारा, जो किसी भी नाम पर दिया जाता है, मगर भारत सरकार के द्वारा इसकी क्या करती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक, दूसरा कहते हैं अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है 3 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वह उनका पद होता है। तो इसका दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। यानी जो इनका जो कार्यकाल है वह भी कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो सत्य कोट पूछा गया, तो सत्य कौन से, हमारे दोनों ही कथन सही है। यानी सटीक जो सत्य है, सॉरी गलत लिखा गया, तो आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, क्या कहता है, जो ट्राई की संरचना है, जिसके जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 पूर्णकालीन होते हैं, 2 अंशकालीन सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार द्वारा की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल हमने देख लिया 3 वर्ष और 65 वर्ष होता है जो पहले हो। अध्यक्ष के पास सामान्य अध्यक्ष की शक्तियां होती हैं, वह ट्राई की बैठकों की क्या करता है, साथ ही साथ अध्यक्षता करता है। तो उपाध्यक्ष केंद्र सरकार प्राधिकरण के सदस्य में से एक को ट्राई का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष अपनी उपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य का प्रयोग करता है। यानी जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष क्या करता है, उनकी शक्तियों का क्या करता है, पालन करता है या उसका निर्वहन करता है। ठीक, अगली जो हमारी न्यूज़ है उसमें अभी आर्थिक कारणों के लिए तेल उत्पादक में कमी का फैसला। यानी ये जो फैसला लिया गया है, ये जो ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिस प्रकार से जो तेल की जो कीमत है उसको स्थिर करने के लिए जो उनके जो तेल है वह कम मात्रा में निकाला जाए, तो उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपेक प्लस या ओपेक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, निम्न में से कौन कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन, जिसको हम ओपेक या ओपेक प्लस, ठीक है, यानी प्लस लग जाता है तो ये 1-2 देश और डर जाता है, ये सारे देश उसके अंदर काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पूछा गया, हमने देख लिया अभी सारे के सदस्य से प्लस के जो हिस्सा है, तो आंसर हो गया इसका हमारा डी। क्या कहता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन क्या है, एक स्थायी संगठन है और ये अंतर सरकारी संगठन है, यानी इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं उसकी सरकारें भाग लेती है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय, एकीकरण करना तथा उपभोक्ता और पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक नियामक और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करना था। यानी कहीं न कहीं आपस में मिल करके उन्होंने क्या किया, तेल बाजारों पर कहीं न कहीं एकाधिकार, जो अर्थव्यवस्था की भाषा में इसको अल्पा अधिकार बोलते हैं। यानी कुछ देश मिल करके या कुछ समूह मिल करके एक कीमत निर्धारित कर ले एक ही प्रोडक्ट की, क्योंकि उस प्रोडक्ट पर उनका क्या होता है, अधिकार होता है, यानी दूसरों के पास उतने संसाधन मात्रा में नहीं होते हैं। ठीक है, ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है और संगठन के सदस्य के आदेशों का साझा करता है। ठीक है, तो कोई भी देश जो संसाधन होती है इसके बाद तेल जैसे संसाधन है उसका क्या बन सकता है, 100 सदस्य बन सकता है। साथ ही साथ ओपेक में कुल यानी 14 देश हैं, कौन कौन से हमने देखे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सॉरी जो यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और साथ ही साथ ये कुछ देश हैं जो हम देख लीजिए। साथ ही साथ ओपेक प्लस कब बन जाता है, जब इसके अंदर कुछ और देश जो गैर ओपेक तेल निर्यातक संगठन भी इसके अंदर जुड़ जाते हैं, तो वह क्या बनता है, ओपेक प्लस बन जाता है। यानी मूलतः तो वह क्या है, इसके सदस्य नहीं है, मगर वह तेल निर्यातक सदस्य हैं या तेल निर्यातक देश हैं, उनके साथ भी समझौता किया गया है ताकि तेल की कीमतों को स्थिर बनाया जा सके। तो ओपेक प्लस के अंदर कौन से हैं, अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। ठीक है, ये जो कंट्रियां हैं किसकी, ओपेक प्लस की देश है। अगला जो क्यों हमारी न्यूज कहते हैं, तो मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता होगी सुनिश्चित।
बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। इसके लिए क्या है, जो मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मेडिकल के अंदर जो उपकरण यूज़ के लिए, तो उसके लिए वह क्या लिया जाएगा, वर्तमान में उनके लिए लाइसेंस लेना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। इससे क्या होगा, भी जो उपकरण है उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, और जो हम कहते हैं भी स्वास्थ्य हमारा कितना संवेदनशील क्षेत्र है, उसके अंदर अगर हम कह सकते हैं निम्न गुणवत्ता के अगर उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं जो लोगों का स्वास्थ्य से ये कहीं न कहीं कह सकता है खिलवाड़ हो सकता है। तो इसीलिए जो कहा गया है भी, जो अभी जो होगी, जो हमारी जो सेंट्रल ड्रग स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है भी आपको अगर जो उपकरण है उसके लिए आपको क्या लेने होंगे, लाइसेंस लेना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नामांकन प्राधिकरण है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, अगला कहता है, केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन का मुख्य उद्देश्य निजी स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो इसका जो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि निजी स्वास्थ्य व्यक्ति अपने बल पर या अपने संसाधनों से कर सकता है, मगर जो सार्वजनिक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये ऐसी संस्थाएं वह कार्य करती हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक सरकारी संस्था है, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को ही देखेगी, न कि निजी स्वास्थ्य को। तो पूछा गया सही, तो सॉरी ये गलत लिखा गया, क्योंकि कॉपी पेस्ट में तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, सत्य कथन है, तो सत्य दोनों ही कथन हमारे क्या सत्य हैं। ठीक है, सॉरी दोनों ही कथन क्या है हमारे गलत है, तो आंसर हो गया डी। अगली जो न्यूज़ थी वह आजकल का जो एक जो दैनिक जागरण के अंदर ऊपर आता है फ्रंट पेज पे, सॉरी जो लिखा होता है आजकल के अंदर, जिसमें जो आज के दिन क्या कुछ स्पेशल हुआ था। इसके के अंदर जो कल जो लाला हरदयाल थे, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनके हम गदर पार्टी के बारे में जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो उनका क्या हुआ था, आज मथुरा के अंदर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। कब, 1884 के अंदर। ठीक है, जो आज के समय में कहाँ पे, दिल्ली के अंदर हुआ था। जो उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए थे, वहां पर उन्होंने पॉलिटिकल मिशन की संस्था बनाकर भारतीय छात्रों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया था। और भारत की यानी भारत में गिरफ्तारी की आकांक्षा को देखते हुए पेरिस चले गए, और वहां उन्होंने वंदे मातरम और तलवार पत्रिका का भी निकाले थे। और 1910 में वह अमेरिका पहुंचे और भारतीय मजदूरों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध गदर पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। तो ये हमारी आज यानी 14 अक्टूबर की जो न्यूज़ थी वह कंप्लीट हो गई है। अभी हम देखते हैं हमारी जो 13 तारीख यानी जो कल जो हमने न्यूज़ नहीं देखी थी, इसको हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ थी वह हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो कल न्यूज़ आई थी भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला था, तो जो नोटबंदी है उसके प्रति जो कुछ याचिकाएं थी उस पर सुनवाई के लिए कहा गया है। और ये किसके लिए, जो हमारी जो न्यायिक समीक्षा के तहत इसकी क्या करी जाएगी, समीक्षा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी याचिकाएं दायर की जा चुकी, जिसमें आरोप लगता था भी, जो जिस प्रकार से जो नोटबंदी की जो अधिसूचना जारी की गई है वह अब आरबीआई का जो कानून अधिनियम की धारा 26 के तहत की गई थी, मगर इसके तहत तो सरकार को इस बात का अधिकार ही नहीं है वे कि वह नोटों को या कैसे बंद कर सके या उनकी सूचना जारी कर सके। तो इसलिए एक याचिका है, अभी इसकी याचिका दायर हुई है, तो इस पर क्या होगा, बहस होगी। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है न्यायिक समीक्षा के बारे में सर्वोत्तम कथन कौन सा है। क्या कहता है, जो सर्वोत्तम कथन न्यायिक समीक्षा कब होती है, जब क्या होता है वह कार्यपालिका और विधायिका के किसी अधिनियम या आदेश का क्या करती है, न्यायिक समीक्षा करती है, संवैधानिक समीक्षा करती है, संवैधानिक जांच करती है, तो उसको हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो ये कौन सा है हमारा, सी आंसर, न्याय द्वारा अधिनियम और आदेशों का संवैधानिक जांच। ठीक, तो ये है न्यायिक समीक्षा के बारे में। क्या भी न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत की उत्पत्ति अमेरिका से हुआ है, जिसमें हम प्रतिपादन पहली बार क्या हुआ था, ये जो एक केस था जो 1803 में न्यायिक समीक्षा की बात की थी, यानी न्यायालय किसी भी संवैधानिक यानी ऐसा कोई कानून जो संविधान के मूल उद्देश्य है उसके विरुद्ध है या उसके खिलाफ है या उसकी जो भावना है उसको नष्ट करता है, तो ऐसी की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा की जाती है। ठीक है, बाकी यही चीज़ इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। अगला कहता है 20 सितंबर में 7.4% पहुंची खुदरा महंगाई दर। ठीक है, तो ये द हिंदू के अंदर भी फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, दैनिक जागरण पे भी फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी। ठीक है, तो ये क्या भी बस इसी चीज़ का ये जिक्र दिया गया, जो खुदरा महंगाई दर है वह लगभग 4 पॉइंट पर पहुंची है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। तो हमारा जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक में इस बात से भिन्न है कि इसमें सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके अंदर सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, जबकि
थोक मूल्य सूचकांक में इसके अंदर क्या है, सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो इसका दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, क्या कहता है, यही बस इसके बारे में दे रखा है जो होलसेल प्राइस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। इसमें वाले परिवर्तन यानी थोक बाजार पर किया जाता है, थोक बाजार के कुछ वस्तुओं को ले लिया जाता है, उसमें जिस प्रकार का परिवर्तन होता है उसी को हम देखते हैं भी बाजार जो महंगाई दर है वो उस हिसाब से परिवर्तित हो रही है। साथ ही साथ इसकी जो गणना की जाती है वह वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा CSO है उसके द्वारा की जाती है, सॉरी NSO के द्वारा की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसकी गणना किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी NSO द्वारा जारी की जाती है। और उन वस्तुओं जैसे भोजन, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि कीमतों की गणना की जाती है। ठीक है, इसके अंदर जैसे 4 प्रकार होते थे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो CPI जारी करते हैं, ये पहले जारी किए जाते थे, अभी इनको बंद कर दिया गया, इनको मिलाकर 3 ही कराया गया। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी उसमें क्या है, सहकारी चुनाव की प्रक्रिया में होगा सुधार, पारदर्शिता के साथ बढ़ेगी जवाबदेहिता। यानी कहाँ भी सहकारी मंत्रालय ने कहा है भी जो वर्तमान में जो सहकारी क्षेत्र है उसके अंदर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक विधेयक लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जिक्र किया गया था, जैसे इसके अंदर विधेयक का नाम है कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट संशोधन विधेयक 2022, जो कि एक्ट जो इसी का जो 2002 का जो अधिनियम है उसका स्थान लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर साथ ही साथ जो क्या कहते हैं जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद का वो संविधान 97 स्थान संशोधन हुआ था उसके प्रतिबंधों भी लगाए जाएंगे, उनके भी क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान पे 97वां संविधान संशोधन का मूल विषय क्या है, तो इसका जो मूल विषय था वह क्या है, सहकारी समितियों का संवैधानिक प्रशिक्षण करना। ठीक है, साथ ही साथ 8वीं अनुसूची है और ये कोई दो नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, केवल बी इसका आंसर है। तो ये इसके बारे में एक स्क्रीनशॉट है हमारा लक्ष्मीकांत का, जिसके अंदर कहा गया है भी इस संशोधन के अंदर सहकारी समितियों के संवैधानिक स्थान व संरक्षण प्रदान किया गया था। साथ ही इसके अंदर जो मूल अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर जो समितियां थे उसको जोड़ा गया था। साथ ही साथ नीति राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंदर यानी अनुच्छेद 43B के अंदर इसको जोड़ा गया था। साथ ही साथ इसको जो एक नया भाग भी जोड़ा गया था जो सिर्फ सहकारी समितियों से संबंधित था, जिसके जो अनुच्छेद थे, जो भाग कौन सा था, ये भाग नंबर 9। ठीक है, और अनुच्छेद 243 ये जय बोलते हैं इसको, या ये न तक ये दो अनुच्छेद इसके अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी, जो दुनिया भर में तेजी से घट रही वन्य जीवों की संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या भी जिस प्रकार से जलवायु संकट का प्रभाव है वह हमसे दोहरे प्रभाव पड़ रहा है। यानी एक तो कहीं न कहीं जो हमारी जो खाद्य ऊर्जा है उसका भी क्या हो रहा है, भी नष्ट हो रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, इससे भी जैव विविधता का भी क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, दोहरा नुकसान हो रहा है। इसी के अंदर कहा गया, इसके अंदर जो ये जो बात कही गई है ये किसके कदर की है, जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के द्वारा की है, जो किसके द्वारा जब की जाती है, वर्ल्ड जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा यानी WWF के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें कहा गया है 1970 से 2018 के बीच में 5230 प्रजातियां ऐसी थी जो लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इसमें जो एक बात ये भी कहा गया है, जो जलीय जीव है जो वन्य जीव है, तो वन्य जीव की तुलना में जो जलीय जीव है उनकी मात्रा और अधिक मात्रा में क्या हुई, कम हुई है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें इसके अंदर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जिसके अंदर कहा भी औसतन अगर जीव जंतुओं की संख्या जो अगर कैस्पियन क्षेत्र में देखें तो वह 94% की कमी आई है। ठीक है, और अगर इसके अंदर जो अफ्रीका के अंदर देखें, अफ्रीकी क्षेत्र के अंदर देखें तो 66% की, एशिया के अंदर देखें तो 55% की कमी आई है। इसी प्रकार के जो जलीय जीव है उनमें कितनी 83% की क्या है, कमी आई है। ठीक है, रिपोर्ट में जो LPR के जो गठारी वनों है उनकी भूमिका का विशेष उल्लेख किया, जिसका संरक्षण, पुनः स्थान व जैव विविधता व जलवायु व लोगों के एक अनुकूलन समाधान का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ किस प्रकार से मत्स्य पालन, कृषि पालन पर भी इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है जलवायु के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व वन्य जीव कोष द्वारा किया जाता है, यानी एक ही बात है WWF द्वारा इसका किया जाता है। तो पहला कथन इसका क्या है, सत्य है। दूसरा क्या कहता है, रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों की तुलना में वन्य जीव अधिक गिरावट हुई है। तो इसका दूसरा कथन गौर से पढ़ें, यानी जलीय जीवों की तुलना में वन्य जीव की गिरावट हुई, यानी जलीय जीव कम हुए और वन्य जीव अधिक हुए। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है भी जो वन्य जीव की तुलना में जो जलीय जीव है उनकी तुलना में घट हुए, यानी जो वन्य जीव थे उनकी तो लगभग 60% के आसपास हुई है, जबकि जो जलीय जीव थे उनमें लगभग हमने 84% की गिरावट देखी है।
तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 50% से अधिक वन्यजीव की जो कमी दर्ज की गई है, तो ये कथन सही है क्योंकि ये कितनी थी, 55% थी। ठीक है, तो आंसर पूछा सही, तो सही कौन से हैं हमारे, 1 और 3। 1 और 3 कौन से हैं, सी। ठीक, एक अगली न्यूज है, इसके अंदर क्या कहता है, संयंत्र लगाने के लिए पर्यावरण से मंजूरी लेने के इंतजार की आवश्यकता नहीं। एनजीटी ने क्या कहा, भी ऐसे संयंत्र हैं जो पर्यावरण हितैषी है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे के लिए आपको किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे संयंत्र लगा सकते हैं। ठीक है, मगर ऐसा हो भी वह मानकों को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक, एक ये न्यूज थी। तो क्वेश्चन क्या होता था हमारे, क्वेश्चन कहता है भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के विषय में प्राधिकरण का गठन करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। यानी पर्यावरण के इस प्रकार के विषय से संबंधित है, क्या भारत ऐसा पहला देश, क्यों एकमात्र देश है, नहीं, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों ने भी इस प्रकार की प्राधिकरण का गठन कर चुका है। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। अगला कहता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का पर्यावरण संबंधित अगर कोई निर्णय होता है तो उसको 6 माह में अपना निर्णय देना अनिवार्य होता है। तो दूसरा कथन इसका सत्य है। यानी अगर पर्यावरण संबंधित अगर कोई भी निर्णय एनजीटी के पास आता है तो उसको अपने 6 महीने के अंदर उसका निर्णय देना होता है। तो पूछा गया सही, तो सही कौन सा है, केवल और केवल बी। ठीक है, क्या कहता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, जिसके तहत हम कह सकते हैं ये क्या एक वैधानिक निकाय है। ठीक, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण प्राधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। यानी कौन सा देश, तीसरा देश बना। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे देश थे जिनके पास इस प्रकार की क्या थी, निकाय थी। ठीक है, आगे कहता है, एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें तेजी से क्या लाया जा सके, निपटारा लाया जा सके, साथ ही साथ जिसमें देश की अदालतों में लगे जो मुकदमे हैं उनके बोझ को भी क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधित मुद्दों का वह 6 माह के अंदर या 6 महीनों के अंदर निपटारा होगा, यानी वह किया जाएगा। ठीक है, अगली जो न्यूज थी हमारी, वह एक पूजा स्थल पर केंद्र ने मांगा था जवाब हलफनामा। जैसा कि हमने देखा था, जो पूजा स्थल है उसके अंदर ये जिक्र किया गया है भी जो 15 अगस्त 1947 से के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में जिस प्रकार की जो परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसी स्थिति थी वह वैसी ही स्थिति रहेगी। तो याचिका दायर की गई थी, अगर किसी धार्मिक स्थल में उससे पहले परिवर्तन किया गया तो वह कहीं न कहीं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो वह कहीं क्या कहता है, उसका क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो ये एक बात थी, ये काफी दिन से चर्चा में चल रही है और हमने एक न्यूज आर्टिकल भी इसके ऊपर पूरा डिस्कस किया था। साथ ही साथ एक इधर एक न्यूज थी जिसमें क्या था, आरटी एक्ट की जो धारा थी, जो आईटी एक्ट था, जो इंफॉर्मेशन जो कह सकते हैं अभी जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम था हमारा, उसकी जो धारा 66(1) थी उस पर कहा गया था भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जो धारा अवैध हो चुकी है उस पर, उसके मामले में आप किस प्रकार के मामले दर्ज कर सकते हैं। और साथ ही साथ सभी राज्यों के जो डीएजी हैं उनको ये बात की अनुमति, यानी जो आदेश दिया भी इस धारा के अंदर कोई भी अगर मुकदमा चल रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, तो यही चीज़ सारी की सारी कही गई है। और साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है जो ये जो आईटी एक्ट की जो धारा 66(a) थी वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है उसका क्या करते थे, उल्लंघन करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है। यानी 2003 का जो कानून था उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसको मान्यता दी जाएगी। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में 2009 में जो संशोधन किया गया था वह ई शासन की व्यवस्था की गई थी। तो इसका दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, बाकी यही चीज़ इसके बारे में दे रखी है जो हमने पढ़ी है भी। सूचना का जो अधिनियम है भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 17 अक्टूबर 2002 को, और इसे 2009 के अंदर इसका वाले संशोधन किया गया था इसके अंदर। ठीक है, जो कहीं कहीं ई शासन की व्यवस्था करता था। तो इसके अंदर प्रावधान किया गया था वह कहता कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना, जो अपराध व उल्लंघन की बात भी करना, और साइबर अपराधों को के लिए न्यायालय की व्यवस्था करना। ठीक है, ये कानून इसके अंदर बताए गए थे। ठीक है, अगला कहता है अभी दिसंबर में होगा जो महाग्राहक लोक अदालत का आयोजन। ठीक है, तो अभी जो लोक अदालत के बारे में जो चर्चा चल रही है अभी क्या, अभी दिसंबर में ये एक लोक अदालत का गठन होने वाला है जिसके अंदर क्या होगा, जो मुद्दे हैं या जो निर्णय हैं वह त्वरित तौर पर किए जाएंगे। ठीक है, तो यही एक न्यूज़ थी।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन है भी लोक अदालत का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि आयोजन होने वाला है तो हमें ये पता होना चाहिए भी लोक अदालत का आयोजन कौन करता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। ठीक, क्या कहता है भी राज्य व जिला व कानूनी सेवा प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तालुका के समिति के अंतराल में के और स्थानों पर और ऐसे क्षेत्रों का प्रयोग करके एक लोक अदालत का आयोजन कर सकती है जिसे वह उचित समझे। किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी को भी और व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। कौन कौन शामिल है उसके अंदर, प्रत्येक लोक अदालत में उसी संख्या में के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी, साथ ही साथ अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। जैसे एक सेकंड, इसके अंदर क्या भी आयोजित करने वाली एजेंसी भी इसके अंदर निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी जो जो एजेंसी इसका आयोजन करेगी कौन सी, राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो वही क्या करेगी इसके अंदर, वो जो व्यक्तियों की जो योग्यता है वह क्या करेगी, निर्धारित करेगी या कौन कौन इसके अंदर होंगे। साथ ही सामान्य एक लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वह कानूनी सेवा प्राधिकरण के लोक अदालतों का क्या करती है, आयोजन करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नालसा है का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1985 को किया गया था और समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम हुई कानूनी सेवा प्रदान करवाने के लिए किया गया था और इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक है, सार्वजनिक उपयोगिता व सेवा से संबंधित मामलों से निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। ठीक, तो ये एक न्यूज थी। अगला है मौसम की मार से गंगा के मैदानी क्षेत्र में बोझ का होने लगा खतरा, यानी क्या है भी जो गंगा के अंदर जिस प्रकार से जो अनिश्चितता की बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश कम हो रही है, कहीं पे बारिश अधिक हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फसलें हैं उनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किसकी फसल, जो गेहूं की फसल है। ठीक है, तो इसके बारे में साथ ही सामने जो गेहूं के उत्पादक जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इसके जो मुख्य राज्य हैं। और ये जो प्रभाव पड़ रहा है ये कहाँ, किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभाव करना है, जिसके वजह से वर्षा में अनिश्चितता दिखाई देती है। यही चीज़ इस के अंदर कही गई है। साथ ही साथ देखिए गेहूं के अंदर का बात करें, जो गेहूं है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं उनके अंदर गेहूं का जो क्षेत्र है वह दिनों दिन क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं एक खरीफ की फसल है। दूसरा, मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। अगला कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्योंकि फसलों में सूची में गेहूं का मुख्य स्थान है। तो हम देखते हैं जो क्या गेहूं एक खरीफ की फसल है, तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो गेहूं है वह रबी की फसल है, यानी जो अब उसकी बुआई होगी, यानी वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि जो गेहूं की बुआई स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्यों में से एक है, यानी जो पहले जो कह सकते हैं भी जो गेहूं का उत्पादन करने वाले जो जो प्रमुख राज्य हैं उनमें का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल हिस्सा है, क्योंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तीसरा कथन कहता है भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में हमने देखा ही है, तो पूछा गया सही कथन, तो 2 और 3 इसके सही कथन, तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, तो ये एक दे रखा है, आप पीडीएफ में इसके अंदर पढ़ सकते हैं, जो पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, जो गेहूं किस प्रकार की कृषि है। ठीक है, जानते हैं हम समशीतोष्ण प्रकार की ये तकनीक, यानी जो फसल है इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का हमें तापमान की आवश्यकता है। ठीक है, ये दोमट और बलुई मिट्टी के अंदर अच्छी होती है। साथ ही साथ ये लगभग कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के भी अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चीन के बाद भारत गेहूं उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। ठीक है, अगला कहता है भी नासा यान ने बदला एस्ट्रोइड मारक का, यानी एक काफी बड़ी घटना है, तो इसके बारे में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने पहले भी कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी, जिसके अंदर कहा था भी जो डार्ट मिशन था उसका लक्ष्य ही यही था भी जो पृथ्वी की तरफ आने वाले जो सुदूर ग्रह थे उनके रास्ते को क्या करें, वे प्रभावित करें। इस मिशन के अंदर क्या किया गया है भी जो मिशन था उसने क्या किया, जो एस्ट्रोइड को हल्का सा यानी एक फोर्स लगाया, इस पर बल लगाया, जिसकी वजह से उसकी गति थी, उसकी गति थोड़ी सी क्या हो गई, तेज हो गई। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, यानी आने वाले समय के अंदर जो एस्ट्रॉइड होंगे, जो सुदूर ग्रह होंगे, उसका मार्ग भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही समाचारों में रहा निम्न में से, सॉरी इसका जो एक वो लिखना मैं भूल गया, एक वो नाम था जिसका नाम था लिक क्यूब। ठीक है, तो ये नाम था उसका कोई लिका क्यूब। ठीक है, तो ये लुका क्यूब क्या है,
क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है। यूपीएससी आजकल इस प्रकार के जो शब्द हैं उन पर काफ़ी गौर कर रही है और पूछ रही है भी ये चीज़ क्या है। तो अभी हमने देखा है क्योंकि ये उपकरण तकनीक से संबंधित है तो ये उपकरण हो सकता है, मगर आप एग्जाम में इसके लिए कन्फ्यूज़ हो सकते हो क्योंकि आपके लिए कोई चीज़ यहाँ पर इस प्रकार की न्यूज़ नहीं होती आगे। तो आपने न्यूज़ में देखा तो ये किस प्रकार का एक उपकरण है, ठीक है। उपग्रह क्या है, यानी जो ये हमारा जो उपग्रह भेजा था डार्ट मिशन का एक, इसका एक छोटा उपग्रह है, ठीक है, जिसका नाम क्या लिखा, लिका क्यूब, ठीक। क्या कहता है, विजडार्ट एक जो कम लागत का एक अंतरिक्ष यान है जो कहीं कहीं जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टकराने से रोकना है। बाकी आप इसको पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं, जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।